कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे कमिट किया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, मैं एक चीज और ध्यान रखना, मैं आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो आप जब ये वीडियो को देखेंगे तो उन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आप अपने सामने ओपन करके रखिएगा, ठीक है। तो आप वहां से क्वेश्चंस को पढ़ना है और सॉल्यूशन मैं करा देता हूं, ठीक है। तो मैं ज्यादातर क्वेश्चन के सॉल्यूशन खुद से करा रहा हूं और बाकी आपको मैं दो तरीके की पीडीएफ दूंगा, जो आपका मैं एक सोल्व कराऊंगा और फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको एक अलग से पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, एंड ई का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो क्यू है आपका टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, किसके बराबर होता है, एन ई। एन होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो ई की वैल्यू ध्यान रखना आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर दे तो अच्छी बात है, और नहीं दे तो आपको ये याद रखना ही रखना है हर हाल में, ठीक है। फिर आपने करंट के बारे में पढ़ा था, करंट I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है। तो यही से एक और फॉर्मूला होता है कि Q को मैं, जैसे यहां पे हमने पढ़ा है Q इक्वल टू एन ई होता है, तो Q की जगह में लिख सकता हूं एन ई अपॉन टी। तो ये आपका एक नया फॉर्मूला आपका बन जाता है। तो ये आपके दो फॉर्मूले, इन्हीं पर बेस अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो जो गिवन है उसको नोट करते रहना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो करंट कितनी है जी यहाँ पे, I इक्वल टू है 0.5 एम्पियर, इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। तो टाइम कितना दिया हुआ है जी आपको यहाँ पे, 10 मिनट, ठीक है। तो 10 मिनट आपको टाइम दिया हुआ है। तो टाइम हमेशा जब भी आता है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो टाइम हो गया जी आपके पास में 10 इंटू में 60, तो ये आपका सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो कितना हो गया जी आपके, ये 600 सेकंड, ठीक है जी। फिर आपसे कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, ठीक है। तो क्यू का फॉर्मूला आपको बताना है, क्यू, ठीक है। तो Q का फॉर्मूला आपका Ne होता है, पर यहां पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मालूम है, ठीक है जी। तो आपके पास जो जो गिवन है उसको देखना, I है और T है। तो I है और T है, आपको Q निकालना है। तो यहां से इस वाले रिलेशन से, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, I इक्वल टू में Q अपॉन T। अब मुझे निकालना है Q, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू में T, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा जी, I की वैल्यू, तो Q इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है जी आपके पास, 0.5, टाइम कितना है जी 600। तो इसका आंसर आएगा 300 जब मल्टीप्लाई करोगे। और यूनिट लिखना ना भूले, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके हाफ या फिर 1 मार्क आपका कैंसिल हो जाता है, आपका एग्जामिनर वे मार्क्स नहीं देगा जब तक आप यूनिट नहीं लिखोगे। तो आपका कूलम आपका ये आंसर हो गया, और फिर इसको बॉक्स में कर देना है बंद, ठीक है जी। फिर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो क्या कर रहा है, इफ 10 एम्पियर करंट इज बीइंग फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट। किसी सर्किट में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो I इक्वल टू में आपका क्या है जी 10 एम्पियर। फिर आपसे वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपको N निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, दैट आर पास इन पर सेकंड। तो टाइम यहां पे कितना, 1 सेकंड का है, थ्रू द बल्ब, और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन उसको गिवन है, ठीक है जी। तो हम सभी को पता है कि I पता है और N हमें निकालना है। तो I और N, तो I ये रहा और N ये रहा, और टाइम कितना दिया हुआ है उसने, 1 सेकंड के लिए टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना है जी 1 सेकंड की वो बात कर रहा है आपसे, ठीक है। तो चलिए, तो I और N और T कौन सा रिलेशन हुआ जी, तो I इक्वल टू में एन ई अपॉन टी लिख सकता हूं मैं। तो I इक्वल टू में एन ई अपॉन टी, ठीक है। मुझे यहां से निकालना है N, तो N निकालने के लिए देखो I की मल्टीप्लाई इधर हुई, ठीक है, इनटू में T हुआ जी, और E कहां पे चला जाएगा, अपॉन में। तो N इक्वल टू में I कितना है आपके पास में 10 एम्पियर, टाइम है 1 सेकंड का, और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं।
तो ये जो पावर वाला पोर्शन है इसको सोल्व करो पहले। तो 10 तो था ही आपके पास, 10 इंटू 1 10 रहेगा, इंटू में इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो गई, और अपॉन में 1.6। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया जी आपका। अगर किसी भी बच्चे को अगर कैलकुलेशन में भी दिक्कत होती है, अगर कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर दूंगा आपको, ठीक है। और आप थोड़ा सा स्पेसिफाई अगर आप ये कर दे कि आपको पूरा ही क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, या कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है, या फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया है, तो जो भी चीज आपकी समझ में नहीं आती है तो प्लीज वही चीज आप स्पेसिफाई और कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको वैल्यू इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालने, आई निकालना आपको, ठीक है जी। इफ 5 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन आर बीइंग पास थ्रू ए इलेक्ट्रिक सर्किट एवरी मिनट, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, n इज इक्वल टू में 5 इंटू 10⁻25, इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इन एवरी मिनट। और एवरी मिनट यानी कि टाइम दिया हुआ है आपको 1 मिनट। अगर मैं बात करूंगा तो टाइम की अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इसको 60 सेकंड भी लिख सकता हूं, यानी कि 60 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो आपको निकालना है करंट, ठीक है जी। तो करंट का मतलब हो गया आपके पास में I इज इक्वल टू में n मालूम है, और जी ई तो हमें मालूम होता ही होता है, तो I इक्वल टू में हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, एन ई अपॉन में टी, ठीक है जी। तो I इक्वल टू में n कितना हो गया, 5 इंटू 10 टू द पावर 25, और जी E कितना हो गया आपके पास 1.6 E की वैल्यू इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन में करंट बतानी है, तो टाइम कितना था 1 मिनट, उसको हमने किस में बदला, सेकंड में, तो ये कितना हो गया जी 60 सेकंड। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखना 16 पंजे 80, तो 8 तो ये आ गया, और ये 25 प्लस में है माइनस में 19, तो ये बनेगा 10 टू द पावर प्लस में 6 अपॉन में 60, ठीक है जी। अब आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। तो आई की वैल्यू आपके दो, अब इसको मैं लिख सकता हूं, इस 60 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू में 10, तो ये आपकी एक कैंसिल हो जाएगी, तो 8, और ये 4, 2 से 4, 2 से 3, तो ये आपका आ जाएगा 4/3 इंटू, एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 10 टू द पावर 5 बचेगा, तो 3 1 जा 3.1, 3 जा 9, 3 जा 9 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है जी। सॉरी ये ना 21 है, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 21 है आपके पास, ठीक है। और जी 21 होगा तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा जी 2 बचेगा, और 1 कैंसिल हो जाएगा तो 10 बचेगा, और आपके पास ये 1.33 आएगा इंटू में 10, तो इसका मतलब हो गया 13.33 एम्पियर। तो इतनी करंट उसमें फ्लो हो रही होगी आपकी, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन 1 मोल, देखो जब भी 1 मोल की बात होती है तो ये ध्यान रखना है कि 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10 टू दी पावर, ठीक है 23, ठीक है जी 10 टू दी पावर 23। ये एटम्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब कि इतने नंबर्स होंगे आपके 1 मोल में, इतने नंबर्स होते हैं। तो वो बात कर रहा है कि इफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर बीइंग पास थ्रू ए सर्किट एवरी सेकंड, तो एक सेकंड में इतने 1 मोल यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। फिर 1 मोल का मतलब ध्यान रखना इतने इलेक्ट्रॉन वहां से पास हो रहे होंगे, ठीक है एक सेकंड में। देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द चार्ज, तो अमाउंट ऑफ द चार्ज, ठीक है, तो n की वैल्यू आपकी हो गई 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, टाइम कितने में, एक सेकंड में फ्लो हो रहा है, ये एक सेकंड में फ्लो हो रहा है इतना चार्ज, ध्यान रखना है। और आपको क्या निकालना है, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा जी, क्यू ई,
ठीक है, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई n 6.023 इंटू 10⁻23। इलेक्ट्रॉन हो गया 1.6 इंटू 10⁻, कितना है जी, -19। एक सेकंड में हो रहा है, और वो बात कर रहे हैं कि 2 मिनट में कितना होगा। तो 2 मिनट का मतलब यानी कि टाइम अब आपके पास 2 मिनट है। 2 मिनट का मतलब हो गया आपके पास 120 सेकंड, तो इनटू में 120 सेकंड। क्लियर है। तो यहां से आप करेंगे 6.023 इंटू में 1.6 और इंटू में इसको मैं लिख सकता हूं 12 इंटू में 10। 120 को 12 इंटू में 10 लिख सकता हूं। तो देखो ये 23 और ये 4 बचेगा, 10⁴ ये बचा। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए 6.023 इंटू 1.6 इंटू 12 और ये हो गया 10⁵। ठीक है, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से 1.15 इंटू 10⁷ कूलम। तो इसकी प्लीज ये कैलकुलेशन आपको खुद से ही करनी पर यहाँ पर क्वेश्चन बेस्ड ऑन आपने पढ़ा था हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। या फिर यहीं से W की अगर वैल्यू निकालना है तो W इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा V इंटू क्यू, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में चार्ज। और Q की वैल्यू मैं निकालू, अगर यहां से Q की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो I इंटू क्या हो जाएगा जी आपके पास T। तो यहाँ पे मैंने Q की जगह क्या लिख दिया I और इंटू में T, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में करंट इंटू में टाइम। ठीक है, चलो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इस पे जो बेस आपका फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ए सर्किट ड्रोज 2 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन पर मिनट। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2 इंटू 10⁻20। ठीक है, पर मिनट, एक मिनट में, ये ध्यान रखना एक मिनट में करता है। फ्रॉम ए बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, बैटरी की जो वोल्टेज है वो आपकी 5 वोल्ट है। चलो जी ये कैलकुलेट द वर्क डन इन 2 मिनट। तो 2 मिनट में कितना वर्क डन किया वो आपको निकालना है। ठीक है जी, चलिए तो वर्क डन इन 2 मिनट, तो हम पहले देख लेते हैं। अगर आपको वर्क डन निकालना है तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है जी, V इंटू में Q। क्लियर हो गई बात। अच्छा, V मेरे पास है 5, Q नहीं है, तो Q को अगर मैं ध्यान दो आप देखो वहां पे, तो V इंटू में Q की वैल्यू NE होती है या नहीं होती है, Q की वैल्यू क्या होती है जी, NE होती है। तो वर्क डन, ठीक है, तो V कितना है 5, N कितना है जी, N है आपका 2 इंटू 10⁻20 और E कितना है जी, E होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कितने में हुआ, 1 मिनट में हुआ। और वर्क डन किस में निकालना है आपको, 2 मिनट में। ठीक है, और यहां पे कोई टाइम का एक्सप्रेशन नहीं है तो टाइम को मैं 2 मिनट में भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो वैल्यू दी हुई है ना ये आपको 1 मिनट के लिए दी हुई है। ठीक है, अगर वो 1 सेकंड के लिए देता कि इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में फ्लो हो रहे हैं, और फिर आपसे पूछता है कि वर्क डन बताइए आप 2 मिनट में, तो आपको ये वैल्यू 1 सेकंड की दी हुई थी, तो टाइम को आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, पर अगर ये वाली वैल्यू आपकी किस में दी हुई है, मिनट में दी हुई है, और वैल्यू आपको 2 मिनट में ही पूछा है वर्क डन का, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। चलो देखो अभी, तो 5 इंटू 2 10, 20 इंटू में 1.6 इंटू में ये कितना बनेगा जी, 20 माइनस में 19 10 बनेगा पावर 1। आप ये कितना हो जाएगा 3 2 और इंटू में 10, तो कितना हो गया जी 320 जूल वर्क डन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, हाउ मच वर्क इज डन इन ए सर्किट विद 5 एम्पियर करंट। कोई सर्किट है उसमें जो करंट है वो कितनी है जी, 5 एम्पियर करंट है, कनेक्टेड टू ए 20 वोल्ट बैटरी। तो वोल्ट आपकी है 20 वोल्ट। ठीक है जी, बैटरी इन 1 मिनट, तो 1 मिनट की बात कर रहा है, तो टाइम आपको दिया हुआ है 1 मिनट। ठीक है जी, चलो देखते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास देखो, पहले तो देखो कि V है मेरे पास और वर्क डन पूछा है, तो V और वर्क डन में ये रिलेशन देखो, आपको रिलेशन पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, V इक्वल टू W अपॉन में Q हुआ, तो वैल्यू निकालनी है जी आपको W की, तो V इंटू में Q हुआ। अच्छा जी, V आपके पास है पर Q नहीं है, क्यों नहीं है आपके पास,
अगर Q नहीं है तो आप देखो आपके पास I भी है और T भी है, तो इसका मतलब मैंने पढ़ा है Q का वैल्यू, Q की जगह मैं लिख सकता हूं Q का अगर यहां से वैल्यू निकालूं तो I इंटू टी हो जाएगा, या मैंने जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है तो W इक्वल टू में क्या हुआ जी, V इंटू में I इंटू में T। तो प्यारे बच्चों फिर ये कितना हो जाएगा, W इक्वल टू में V कितना है आपको 20, आई कितना है जी 5 एम्पियर। और देखो यहाँ पे टाइम नहीं था तो टाइम हमने मिनट में ही दी थी वैल्यू और मिनट में ही पूछा था, पर यहाँ पे आपको 1 मिनट में कितना वर्क डन होगा, तो हमें टाइम को किस टाइम का एक्सप्रेशन है यहाँ पे, तो टाइम को हमें किस में रखना पड़ेगा, सेकंड में। तो 1 मिनट का मतलब हो गया जी 60 सेकंड। तो आप इसको सोल्व करेंगे 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा 6000 जूल वर्क डन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों आपको बस क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछा है उसको अगर आपने पहचान लिया तो फॉर्मूलों को भी थोड़ा एडजस्ट करना सीखो, और आपको देखो ये मालूम पड़ गया होगा कि अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो तभी आप ये बना पाओगे। ठीक है जी, और अगर ये मालूम नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको न्यूमेरिकल नहीं होगा। बात करेंगे टाइप थर्ड की, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं बेस ऑन रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी। तो ये तो हमने एक क्लास आपकी रेजिस्टेंस पे बनी हुई है पूरी वीडियो, एक है आपकी रेजिस्टिविटी पर बनी हुई है, तो वहां पे मैंने सारे फॉर्मूलेज को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको अब भी इन फॉर्मूले में कोई डाउट है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो प्लीज आपको मेरी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वाली वीडियोज को पूरा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम। देखो फॉर्मूला, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि रेजिस्टिविटी एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर मैं ए को तो इधर लेके चले जाऊं तो एल अपॉन में आ जाएगा, तो आर ए अपॉन में एल। इसी से फॉर्मूला बन जाता है ये वाला भी कि रो इक्वल में आर ए अपॉन में एल। ठीक है, आर रेजिस्टेंस, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया। ठीक है जी, और एल हो गई लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फिर एरिया आपको कभी कभी जरूरत पड़ सकती है तो एरिया का ध्यान रखना है, तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है, तो यहाँ पे सर्कल वाला फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर। ये आपकी क्या है यहाँ पे रेडियस, तो ये होती है आपकी रेडियस, और रेडियस आपकी सभी बच्चों ने पढ़ा है कि डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, देखिएगा, हाउ मैनी करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो किसकी बारे में बात कर रहे हैं वो, हाउ मैनी, हाउ मच करंट, तो करंट की वैल्यू निकालनी है आपको, पहली तो बात यही नोट कर लेना है। विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, तो वोल्टेज कितनी है, जो सोर्स है वो कितने वोल्ट का है, 220 वोल्ट का है जी। फिर आपसे बात करें, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट, तो रेजिस्टेंस कितनी है जिसकी गिवन है आपको 1200 ओम, 1200 ओम। क्लियर है, चलिए तो करंट बतानी है, तो देखिए आई आपके निकालना है, V और R गिवन है, तो आपको एक और फॉर्मूला पता है कि V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू में ओम्स लॉ से जो हमने पढ़ा है। ठीक है, फिर इसी में हम एक और फॉर्मूला बना लेते हैं, जहां पर मैंने ओम्स ट्रायंगल बताया था, तो अगर आपको I की वैल्यू निकालनी है तो V अपॉन R, यानी कि यही फॉर्मूले को मैं बार बार चेंज करता रहूंगा, और अगर R की वैल्यू निकालनी है तो V अपॉन में I रहेगा। ठीक है जी, चलिए अब आपको निकालना है आई, तो आई का फॉर्मूला आपका क्या हो गया जी, तो सबसे पहले इस तरीके से ध्यान रखना है, मेरे पास आई वी और आर में एक रिलेशन होता है, वी इक्वल टू में आई आर। ठीक है जी, और आई की वैल्यू निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी अपॉन में आर, तो आई इक्वल टू में वी कितना गिवन है आपके पास 220, और आर कितनी है जी आपके पास 21200, तो ये कैंसिल हो जाएगा,
11 और ये आपका 60। तो जब आप इसको 11 को 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 0.18 एम्पियर आएगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये जो आपका बल्ब का जो फिलामेंट है वो 0.18 एम्पियर करंट को ड्रॉ करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से होना है, वो आपको पीडीएफ शीट्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो इसने क्या कहा है आपसे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। तो इलेक्ट्रिक हीटर के जो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि V कितना है जी, 60 वोल्ट। चलिए आगे, व्हेन इट ड्रोज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर। तो करंट कितनी ड्रॉ कर रहा है जी आपकी, ये 4 एम्पियर करंट को ड्रॉ करता है फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। यानी कि इस क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में आता है, आपका बहुत बार आता है। तो पहले ध्यान देना, पहले जो आपका इलेक्ट्रिक हीटर था वो आपका 60 वोल्ट पे कनेक्टेड था और करंट कितने ड्रॉ कर रहा था, 4। अब देखो, या फिर वो, अब फिर आपने उसने क्या किया कि इसी इलेक्ट्रिक हीटर को उसने 120 वोल्ट पे कनेक्ट किया, तो तब आपकी करंट बताएं। देखो एक चीज जो इस क्वेश्चन में कॉमन है वो है इलेक्ट्रिक हीटर। और देखो एक दूसरी बात क्या है कि इलेक्ट्रिक हीटर की जो रेजिस्टेंस यहां पर होगी, भाई डिवाइस तो वही है ना, उस चीज को आपने 60 वोल्ट पे लगाया, उसी चीज को आपने 120 वोल्ट पे अप्लाई किया, बट उसकी जो रेजिस्टेंस है वो तो वही रहेगी ना। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या जो रेजिस्टेंस है उसमें अंदर की जो वायरिंग है, जो आपने फिलामेंट फिलामेंट वगैरह जो भी लगाया, हीटिंग एलिमेंट जो लगाया, वो तो वही रहेगा ना। ठीक है, तो यानी कि कॉमन जो चीज थी वो इलेक्ट्रिक हीटर थी। तो यहाँ पे 60 वोल्ट पे अप्लाई करो या 120 पे, तो रेजिस्टेंस हम सबसे पहले निकालेंगे। तो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो वी आई आर में एक रिलेशन होता है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया जी, जब मैं ऐसे लिखूं वी क्वेश्चन क्या होता है जी, आई आर। तो यहां से मुझे पहले आर निकालने, क्योंकि वी और आई गिवन है, तो वी और आई गिवन है, तो फॉर्मूला बना मेरे पास ये। ठीक है जी, तो आर निकाल लीजिएगा आप यहाँ पे। तो आर कितने हो गए जी, वी 60 है, आई कितने है जी 4 है, तो कितना आ जाएगा 15 ओम रेजिस्टेंस हो गई। तो जो इलेक्ट्रिक हीटर था उसकी जो रेजिस्टेंस है 15 ओम हो गई। चलिए जी, अब मैं इसी हीटर को सेकंड केस में क्या कह रहा हूं, अब मैं इसी हीटर को कनेक्ट कर देता हूं 120 वोल्ट पर। तो अब की बार जो वोल्ट है आपकी 120 हो चुकी और रेजिस्टेंस कितनी है 15 ओम, क्योंकि भाई ठीक है जी। चलिए, अब आपको क्या निकालनी थी कि 120 वोल्ट पे कनेक्ट करने के बाद में वही हीटर कितनी करंट ड्रॉ करेगा। तो आई का फॉर्मूला कितना हो गया, आई का फॉर्मूला हो गया V अपॉन R। तो यानी कि आई इक्वल टू में अब की बार कितना हो गया 120 अपॉन में 15। तो आप इसको कर लीजिए, 15 8 120 यानी कि 5 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा हूं, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो लेंथ कितनी है जी 1 मीटर गिवन है आपको, इज 26 ओम और रेजिस्टेंस कितनी है 26 ओम। फिर वो क्या बात कर रहा है, एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर की हमने कहीं पे भी अभी तक कोई बात नहीं की है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm। तो एक चीज का ध्यान रखना, नोट कर लेना कि 1 mm मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर बराबर में होता है 10⁻³ मीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर। आपको मैंने कहा कि हर एक चीज को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइम को सेकंड में, ठीक है जी, लेंथ को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। अब वो आपसे बोल रहा है ना कि भाई डायमीटर ऑफ द वायर कितना है 0.3 mm है, तो डायमीटर गिवन है, पर मुझे
चाहिए, जरूरत अगर होती है तो वो रेडियस की जरूरत होती है। तो रेडियस आपने पढ़ा है डायमीटर की हाफ होती है, तो डायमीटर आपका 0.3 है, अपॉन में 2, तो कितना हो गया जी 0.15 mm। mm पर मैंने क्या कहा, इसको आपको मीटर में बदलना ही पड़ेगा, तो 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर में बदल गई आपकी चीज। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे। फिर आपसे कह रहे हैं व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। तो आपको रेजिस्टिविटी बतानी है किस टेम्परेचर पर। टेम्परेचर आपको दिया हुआ था 20°C, तो इसी टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी बतानी है आपको। ठीक है जी, तो रेजिस्टिविटी का पहले फॉर्मूला देखते हैं हम। तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो है R इंटू ए अपॉन में L। तो R तो मेरे पास है, L भी है मेरे पास, बट एरिया नहीं है। तो हमने कहा था कि एरिया अगर वो नहीं देता है तो आपको इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेना है। चलिए, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू में होता है आपके पास रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन में L। रेजिस्टेंस ठीक है जी, चलो मेरे पास है, पर एरिया नहीं है, तो एरिया का फॉर्मूला अगर जब तक कुछ भी ना बोले तो कंडक्टर का जो आपका क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर, और जनरली ये सर्कुलर ही होता है आपका। ठीक है, बिना वो बोले या ना बोले तो सीधे सीधे सर्कल वाला फॉर्मूला, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी, अपॉन में एल। तो सोल्व करते हैं जी। आर की वैल्यू कितनी है जी 26 ओम, इनटू में पाई की वैल्यू 3.14। अब आर की वैल्यू कितनी है जी आपके पास 0.15 इंटू 10⁻³ और इसका स्क्वायर भी करना है क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। लेंथ कितनी है जी 1 मीटर। ठीक है, चलो तो 1 से इसको डिवाइड करोगे तो यही रहेगा, बाकी का हम काम करते हैं। 26 इंटू 3.14 इंटू में देखो जब आप स्क्वायर करोगे तो 0.15 का भी स्क्वायर होगा, 0.15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। तो ये आप इसको जब सोल्व करोगे तो 0.0225 और इंटू में 10⁻⁻6 आएगा। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करके प्लीज मुझे आंसर बताइए। आंसर आया 1.84 इंटू 10⁻6 और यूनिट रेजिस्टिविटी की यूनिट आपको पता होनी चाहिए ओम मीटर। तो बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, टाइप थर्ड क्वेश्चन नंबर 4, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, यानी कि कोई वायर आपको गिवन है जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है जी A है, और रेजिस्टेंस कितनी है उसकी 4 ओम। ठीक है, तो केस फर्स्ट मान लेते हैं इसको। तो केस फर्स्ट में तो ध्यान देना, तो लेंथ कितनी है L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है, रेजिस्टेंस कितनी दी है आपको 4 ओम। तो केस फर्स्ट में जो लेंथ है आपकी वो L के बराबर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके बराबर है जी A के बराबर है, रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है आपको 4 ओम दी हुई है। क्लियर, लेंथ तो L ही गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये चीज गिवन है आपकी। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। ठीक है, तो उसी ऑफ सेम मेटल, तो सेम मटेरियल, और हमने कहा था कि जब मेटल सेम होता है तो रेजिस्टिविटी आपकी सेम रहेगी, चाहे आप 1 मीटर लेंथ का टुकड़ा ले या हाफ मीटर के ले, चाहे लेंथ में डिफरेंस हो, चाहे मोटा हो या पतला हो, तो रेजिस्टिविटी हमने कहा था लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि इस वायर की रेजिस्टिविटी अगर रो है, ठीक है, तो मैं पहले हम बात करते हैं, तो हमें रेजिस्टेंस निकालनी है। तो यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या बनता है पहले देखते हैं। तो रेजिस्टेंस आपके पास बनती है जी रो, क्योंकि ये है एल, कंडक्टर की लेंथ कितनी दी है जी एल दी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है जी ए दिया हुआ है। ये मेरा फर्स्ट केस होता है, और ये आर किसके बराबर है 4 के, जरूरत पड़ने पर हम इसको लिख लेंगे, अभी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, केस सेकंड की वो बात करते हैं। वो केस सेकंड में क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस बतानी है। चलो जी रेजिस्टेंस बताते हैं, रेजिस्टेंस बतानी है ऑफ द सेम मटेरियल। ऑफ सेम मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि जो रेजिस्टिविटी अब इस वाले वायर की है तो दोनों पहले वायर की होगी, क्योंकि दोनों का मेटल सेम है तो दोनों में रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। चलिए जी, फिर वो कह रहा है कि ऑफ सेम मेटल हैविंग लेंथ L/2। अब की बार जो लेंथ है ना आपकी तो L/2 कर दी उसने, और एरिया को कर दिया जी उसने ट्वाइस। तो एरिया को क्या किया जी उसने, एरिया को 2a कर दिया।
तो अब इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास होता ही है। तो रेजिस्टेंस आपने लिखी R इक्वल टू में, ये फर्स्ट केस में थी और ये सेकंड केस में थी। तो R2 फॉर्मूला क्या रहेगा, रो तो सेम ही रहना है। लेंथ कितनी हो गई आपकी, अब L/2 हो चुकी। अब एरिया कितना हुआ जी, पहले एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी एरिया ये होता है ना एरिया, तो अब की बार जो ये वायर लिया है उसका एरिया कितना है जी 2A है। तो अब इसको आप सही से मैनेज करेंगे तो ये 2 जो नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा रो L4A। ठीक है, उसको थोड़ा सा और सही से मैं लिखता हूं तो R2 इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 1/4 रो LA। और ये किसके बराबर में है, ये आप ध्यान दोगे तो ये वाला केस, ये वाला इसके बराबर है नहीं फर्स्ट वाले के, तो 1/4 किसके बराबर है जी, ये वाली वैल्यू R1 के, ये वैल्यू किसके बराबर है R1 के लिखा मैंने। और R1 किसके बराबर दी हुई है आपको 4 के, तो कैंसिल कैंसिल, तो R2 किसके बराबर बना 1 ओम के। ठीक है, क्वेश्चन को बस आप गिवन जो है वो ध्यान रखेंगे, क्या अप्लाई करना है बस इतना ही ध्यान रखना है आपका। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, दो क्या कर, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। चलो जी, तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है क्वेश्चन नंबर 5, तो रेजिस्टेंस को मैंने क्या बोला, उसने कांस्टेंट किया कर दिया जी। ठीक है, while the potential difference across the two ends of component decreases to half, यानी कि जो पहले पोटेंशियल V था अब उसको उसने हाफ कर दिया जी, तो हाफ कर दिया। अगर पहले पोटेंशियल V था तो अब क्या कर दिया 1/2 V कर दिया ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। ठीक है जी, पहली वाली वैल्यू का हाफ कर दिया। तो व्हाट चेंज विल अकर इन करंट थ्रू इट, तो करंट में क्या चेंज होगा। तो देखो पहले आर वी और करंट की बात वो कर रहा है, तो यानी कि हमें इतना तो कंफर्म होगा कि V इक्वल टू आई आर होगा। ठीक है जी, चले अब V, ये जो R है ये क्या आपका कांस्टेंट, और हमने बात की थी कि देखो अगर प्रोपोर्शनल का साइन होता है तो एक इक्वल टू का साइन और एक कांस्टेंट हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन है इसको रिप्लेस करने के लिए इक्वल टू और कांस्टेंट का यूज करते हैं। अगर आपको उल्टा जाना है कि कहीं पे इक्वल टू और कांस्टेंट है तो मैं प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकता हूं। तो R तो आपकी कांस्टेंट है, तो यानी कि मैं यहां से इस इक्वल टू को और इस कांस्टेंट को हटा दूंगा तो V किसके बराबर बना, I के बराबर बना, सॉरी प्रोपोर्शनल, V प्रोपोर्शनल किसके बना, I के। अब यहां से क्या मतलब पता चलता है आपको, अगर भाई I बढ़ेगी अगर V बढ़ेगा, और I डिक्रीज होगी अगर V आपका डिक्रीज होगा, इन द सेम रेशियो, उसी रेशियो में। तो अब करंट को क्या, वोल्टेज को क्या किया उसने, हाफ किया ना। अगर वोल्टेज को हाफ किया यानी कि जो पहले V था अब उसका हाफ किया, यानी कि वोल्टेज को डिक्रीज किया, तो जाहिर सी बात है अगर R कांस्टेंट है तो करंट भी डिक्रीज होगी। किस फैक्टर से, बाय द सेम फैक्टर। तो यानी कि जो अब आपकी करंट होगी ना, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी 1/2 ऑफ, ये मैं 1 मान लेता हूं। ठीक है, तो सॉरी सेकंड केस में तो I2 यानी कि सेकंड केस में जो जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें जो अब करंट होगी वो इक्वल टू हो जाएगी हाफ ऑफ द फर्स्ट करंट, यानी कि जो पहले आपकी करंट फ्लो हो रही थी। तो ये है आपका, यानी कि वोल्टेज को हाफ करने से करंट भी आपकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, बाय द रूल ऑफ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी अपन। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए वो क्या कह रहा है आपसे, इसमें दो पार्ट है आपके। ठीक है,
ए वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस वाज स्ट्रेच्ड टू डबल। तो एक चीज भाई इसमें ध्यान रखना, ये थोड़ा है पर इसमें 10th लेवल स्टैंडर्ड तक की ही हम बात करेंगे। देखो अगर आप देखो ये जैसे आपका ये मार्कर है, ठीक है, अगर आप इसको इसके लेंथ को इंक्रीज करोगे तो ये बीच में से क्या होना शुरू हो जाएगा, पतला होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप सिंपल सा आटे की गोली लेते हैं, ठीक है, तो आपने आटा लिया, अगर उसको मसलना शुरू करोगे तो लेंथ भी बढ़ती जाएगी और बीच में से पतला भी होता चला जाता है। यानी कि लेंथ के बढ़ने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि उसकी मोटाई डिक्रीज होगी। मोटाई का डिक्रीज होने का मतलब क्या है जी आपके पास कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कम हो जाना, ठीक है। तो ध्यान रखना कहीं पे भी वायर को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो बोल समझ जाना कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम हो रहा है, ठीक है। और हम मान के चलेंगे कि वो आपका जो डिक्रीज है ना वो हर जगह से सेम है, मतलब कि यहां से भी उतना ही पतला रहेगा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अब हम। चलो जी, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 6 की हम बात करेंगे। एक वायर, इसमें दो पार्ट है आपके, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं पहले एक चीज बता देता हूं आपको, अगर आप किसी भी वायर को स्ट्रेच करते हैं, जैसे ये आप स्ट्रेच करोगे तो बीच में से पतला होना भी शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी मोटाई कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे आप प्रैक्टिकली करके देख लेना, मान लो आटे की गोली ले लेना, उसको जब आप खींचना शुरू करोगे तो बीच में से पतला भी होगा और आपकी लेंथ भी बढ़ने लगती है, या जैसे कोई रबड़ हो आपकी, ठीक है नहीं। तो हम इसको ऐसा मान के चल रहे हैं कि जब वो बीच में से पतला हो रहा होगा तो वो हर जगह से उसकी मोटाई सेम होगी। क्लियर है बात। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 था वह था आपका कि ए वायर ऑफ 10 ओम, तो वायर की जो रेजिस्टेंस है 10 ओम है, ठीक है नहीं, वाज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। तो देखो दो चीजें हो गई, एक तो स्ट्रेच करके उसने डबल की लेंथ को, यानी कि स्ट्रेच करने से पहले की बात होगी और स्ट्रेच करने के बाद की बात होगी। तो स्ट्रेच करने से पहले यानी कि बिफोर स्ट्रेच, ठीक है, आप लिख लेना इसमें बिफोर स्ट्रेच, STRETCH स्ट्रेच, ठीक है। तो रेजिस्टेंस 10 ओम है, लेंथ में मान लेता हूं L1 थी, एरिया था आपका A1, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपकी फर्स्ट केस में कितनी हो गई, रो L1 अपॉन में A1, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। क्वेश्चन को देख के अगर घबरा गए, देखो क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन को डराना है। डराने से मतलब आप बस बेसिक स्ट्रॉन्ग रखे और जैसे जैसे वो बोल, क्वेश्चन खुद ब खुद बोलता है, क्वेश्चन ना आपका खुद पे खुद बोलता है कि नहीं अब ऐसे करना है, अब ऐसे करना है, बस आपको ध्यान से पढ़ने की उसको जरूरत है, ठीक है। तो चलिए, तो ये फर्स्ट केस हुआ। तो आफ्टर स्ट्रेचिंग तो क्या होगा, रेजिस्टेंस में मान लेता हूं R2, और देखो वायर तो वही था ना भाई, उस एक ही वायर को तो स्ट्रेच किया ना, सेम वायर को स्ट्रेच किया तो रेजिस्टिविटी तो आपकी सेम ही रहेगी, क्योंकि हम बार बार पढ़ चुके हैं लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी। अब जो लेंथ थी, जो पहले थी लेंथ उसकी डबल हो गई, तो यानी कि पहले लेंथ L1 थी तो अब कितनी हो गई जी 2L1 हो गई, डबल हो गई उसकी लेंथ, ठीक है। चलिए, अब यहां पे हम मान के चलेंगे कि जो आपने जब इसको स्ट्रेच किया तो ये बीच में से जो आपकी थिकनेस थी वो भी कम होना शुरू, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ। तो अगर लेंथ को डबल करते हो तो ध्यान रखना जितनी भी आप लेंथ बढ़ाओगे, डबल ट्रिपल या 4 टाइम्स आप करते हो, तो एरिया को उसी से डिवाइड कर देना, यानी कि बीच में से पतला लेंथ को ट्वाइस किया तो एरिया जो पहले था उसका हाफ कर देना। अगर आप लेंथ को थ्राइस करते हो तो एरिया को भी आप क्या कर देना, डिवाइडेड बाय 3 कर देना। तो ये आपका ये करके चलना है इसमें, ठीक है। तो अब एरिया कितना हो जाएगा जिसका, एरिया कितना हो जाएगा, ये यूनिट जरूर लिखना भाई, मीटर हो गया और मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 2L1 हुआ और एरिया कितना हो गया, पहले A1 था, अब की बार कितना हो गया A1/2 हो गए। तो रेजिस्टेंस R2 इक्वल टू में कितना हो गया, आप इसको थोड़ा मैनेज करते हो 4 हो जाएगा, 4 हो गया। रो L1 लिख सकते हैं और A1 लिख सकते हैं। अब बड़े ध्यान से देखो, जो हमने क्वेश्चन में किया भी था, यहाँ पे किसी एक क्वेश्चन में क्या था कुछ इस तरीके से, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखोगे तो ये किसकी वैल्यू है, ये आपके पास 4 इंटू R1 की वैल्यू है, और R1 कितना है जी आपके पास, R1 आपको 10 दिया हुआ है, तो यानी कि जो R2 होगी अब की बार रेजिस्टेंस
40 ओम होगी, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो हमने पढ़ा है ना कि लेंथ, क्योंकि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर लेंथ के इंक्रीज डिक्रीज या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इंक्रीज डिक्रीज करने का कोई इफेक्ट नहीं होता है, पर रेजिस्टेंस पे होता है। देखो रेजिस्टेंस पहले 10 थी, जैसे लेंथ और एरिया में आपने चेंज किया तो रेजिस्टेंस अब की बार उस वायर की कितनी हो गई आपकी 40 ओम हो गई। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे। तो देखते हैं जी क्या है इस क्वेश्चन में। देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए 2 मीटर लॉन्ग वायर। तो लेंथ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। लेंथ ऑफ द वायर कितनी है जी, 2 ओम है, सॉरी 2 मीटर, सॉरी 2 मीटर है। रेडियस कितनी है जी, 2 मिलीमीटर, तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, -3 मीटर। क्लियर है बच्चों? ठीक है जी। अच्छा, रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल आपको दी हुई है, तो रेजिस्टिविटी आपको दी हुई है कितनी, 5 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, तो अब आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, रो एल अपॉन में। अब आप इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको। ठीक है, तो रो की वैल्यू कितनी है जी, 5 × 10⁻⁸। लेंथ कितनी है, 2 मीटर। अच्छा जी, एरिया तो मुझे ध्यान नहीं हुआ है भाई, एरिया तो मुझे गिवन नहीं है ना, तो एरिया का मुझे मालूम है, एरिया को मैं लिख सकता हूं πr², लिख सकते हैं ना। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 3.14, और आर की वैल्यू आपको दी है 2 × 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, और इसका जो आंसर आएगा वो होगा आपका R इक्वल टू में 7.95 × 10⁻³ ओम। तो ये आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, देखो बच्चों, अब आपको क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, ये तीनों ही क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, तो आप अपने आप से ट्राई करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में इनमें से डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है नी, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है आपका। ठीक है, देखो, एक कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ, कॉपर वायर है जी, ठीक है, डायमीटर कितना दिया हुआ है जी आपको, 0.5 mm, और आपको पता है हमें डायमीटर से मतलब नहीं है, हमें रेडियस से मतलब होता है। तो आप सीधा सीधा रेडियस लिखिएगा, कितनी, डायमीटर की हाफ। डायमीटर की हाफ का मतलब 0.5 mm दिया हुआ है, तो इसका हाफ करेंगे तो 0.25 इंटू, मैं लिख सकता हूं mm है तो 10⁻³ मीटर। ठीक है जी, ये बात हो गई। फिर हम दूसरी बात करते हैं आगे। रेजिस्टिविटी कितनी दी है जी कॉपर की, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का साइन ये होता है बच्चों, 1.6 हुआ 10⁻⁸ ओम मीटर हुआ जी। ठीक है, चलो, इसमें फर्स्ट जो पार्ट है वो कह रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि फर्स्ट पार्ट में ये आपका गिवन है, तो लेंथ आपको निकालनी है। अगर आपको रेजिस्टेंस कितने ओम की बनानी है, 10 ओम की रेजिस्टेंस इसकी बनानी है। तो चलिए जी बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको कितना है जी, रेजिस्टेंस इक्वल टू में रो L/A। अब यहां से आपको लेंथ निकालनी है, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, ये यहाँ पे अपॉन में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो लेंथ इक्वल टू में RA, और रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो L बराबर में कितनी हो गई, रेजिस्टेंस कितनी है जी आपके पास, रेजिस्टेंस तो 10 ओम है, इनटू में एरिया नहीं पता है, और एरिया अगर नहीं पता है तो सीधी सीधी सी बात πr², तो पाई का मतलब 3.14, आर की वैल्यू आपको दी हुई है 0.25 × 10⁻³ का स्क्वायर, और रेजिस्टिविटी आपको दी हुई है कितनी, 1.6 × 10⁻⁸। तो देखते हैं जी लेंथ कितनी आती है आपकी। तो पहले जो वैल्यू है उनको सोल्व करते हैं। देखो 10 × 3.14 इंटू
25 का देखो स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर अलग और इसका अलग करना है, तो इसका स्क्वायर करोगे 0.625 आएगा आपका, ठीक है। और 10 टू द पावर माइनस क्या आएगा 6 आएगा, अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 होगा। क्लियर बात। चलिए पहले हम इसको पावर को सोल्व कर लेते हैं। तो L इक्वल टू में, तो ये हो जाएगा, इसमें 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 0.625 इंटू में 3.14, ये तो चलो सोल्व हुआ, डिवाइडेड बाई भी रहेगा, और ये ऊपर जाएगी पावर, नीचे से ऊपर जाती है पावर तो पॉजिटिव हो जाता है, -6 और +8, तो 10 की पावर 2 बना, और कितना बना जी 1.6 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो भी आपकी कैलकुलेशन आएगी वो देखते हैं हम। तो 0.625, इसको थोड़ा छोटा करने के लिए आप इसको 3.14, 100 और 1.6, ठीक है। तो यहां से आप इसकी कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। जो इसकी लेंथ होगी वो आपकी आएगी आंसर में 122.7 मीटर, ठीक है जी। चलिए फिर नेक्स्ट जो उसने पार्ट कहा है, उसने कहा है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर मैं डायमीटर को डबल कर देता हूं, यानी कि जो पहले जो डायमीटर था अब उसका डबल कर देता हूं, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने पढ़ा हुआ है, तो को नोट करके हमने ये पढ़ा था ना कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, पढ़ा था। अब वहीं पर जो मैंने रेजिस्टेंस की, शायद मेरी ये आपकी 5th वीडियो है, तो वहां पे रेजिस्टेंस के बारे में आप ध्यान से देखोगे, तो रेजिस्टेंस में हमने ये भी कहा था कि जो रेजिस्टेंस होती है, एरिया को ओपन करूंगा तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर भी होती है, या रेडियस का स्क्वायर होती है, ठीक है जी। अब उसने क्या कहा, डायमीटर को डबल कर दिया उसने, डायमीटर को क्या कहा जी, हाँ डबल करा। तो डायमीटर को जैसे डबल किया, तो पहले डी था अब डबल किया, पर डबल तो किया पर उस पे क्या है स्क्वायर भी है, तो डबल का स्क्वायर करते कितना हो जाएगा आपका ये 4, कितना हो जाएगा, पहले डी डी था, अब इसने क्या कर दिया 2d, पर यहां पे स्क्वायर भी तो है ना, डी की जगह 2d कर दिया, डबल किया और उसका स्क्वायर किया, तो ये आपका बना 4d का स्क्वायर, यानी कि पहले रेजिस्टेंस R1, ठीक है। तो अब कितनी हो गई रेजिस्टेंस, हो गई आपकी 1/4d का स्क्वायर। देखो अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये कितना आ रहा है, ये फैक्टर आ रहा है ना आपका, ये फैक्टर आ रहा है, तो रेजिस्टेंस यानी कि कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, 1/4, क्योंकि डायमीटर बढ़ने का मतलब ये है कि एरिया बढ़ा, और एरिया बढ़ने का मतलब है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। तो देखना रेजिस्टेंस पहले अगर R थी तो अब कितनी हो गई 1/4 हो गई, 1/4 हो गई आपकी। अगर इसको मैं R1 मानूं और इसको R2 मानूं, तो इसको और अच्छे से कर लेते हैं, 1/4d² आया ना ये, तो देखो इसको ध्यान से, तो R2 इनवर्सली, ठीक है, तो 1/4 को छोड़ दो और 1/d2 लिख सकता हूं, ये वाली वैल्यू किसकी है R1 की, यानी कि जो R2 आई वो 1/4 हो गई किसकी, R1 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है जी आपका 12। A 6 ohm resistance wire is doubled up by folding, ठीक है, यानी कि आपके पास कोई वायर था, ये कोई वायर था मान लो, ठीक है। अब आपने आपने इसका क्या किया कि इसको ना डबल कर दिया, फोल्डिंग, फोल्ड करके इसको ऐसे मोड़ के ऐसे डबल कर दिया। तो अब मान देखो समझने की बात क्या है, अगर ये पहले इसकी लेंथ L थी और आपने इसको फोल्ड किया ऐसे, डबल 2 बार फोल्ड किया, ठीक है, तो अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, जो पहली थी उसकी हाफ, पर इसकी जो थिकनेस है ये थिकनेस भी तो बढ़ गई ना, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले ही कि आपने अगर इसको स्ट्रेच करते हैं तो लंबाई बढ़ेगी, यानी कि लेंथ इंक्रीज होगी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही डिक्रीज होगा। अब अगर लेंथ को घटाते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी लेंथ को घटाने का मतलब है उसने इसने फोल्ड किया ना, फोल्ड करके इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, बढ़ गया, ठीक है। तो किस फैक्टर से, उसी फैक्टर से, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका कि 6 ओम रेजिस्टेंस वायर है, तो रेजिस्टेंस हो गई आपकी 6 ओम। ये फर्स्ट केस मान लेते हैं, बिफोर फोल्डिंग, केस फर्स्ट बिफोर
फोल्डिंग, यानी कि फोल्डिंग से पहले। ठीक है, तो दो केस हो गए ना, एक बार तो वो वायर को फोल्ड कर रहा है, तो फोल्ड यानी कि फोल्डिंग से पहले कुछ केस रहा होगा, फोल्डिंग के बाद कुछ केस रहा होगा। तो बिफोर फोल्डिंग रेजिस्टेंस कितनी है, 6 ओम है। ठीक है जी। लेंथ में मान लेता हूं भाई उसकी L1 रही होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में मान लेता हूं A1 रहा होगा आफ्टर फोल्डिंग। तो यानी कि रेजिस्टेंस अब कितनी हो गई उसकी, रो लेंथ L1 हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 हो गया, तो ये चीज होगी। ठीक है जी। चलिए अब आफ्टर फोल्डिंग की बात करते हैं। आफ्टर फोल्डिंग, तो आफ्टर फोल्डिंग FOL, ठीक है, फोल्डिंग यानी कि हमने अभी बात की, देखो बच्चों ये वायर था, इसकी लेंथ आपकी L थी, इसको ऐसे डबल फोल्डिंग किया, ये फोल्ड कर दिया, तो लेंथ तो इसकी कितनी हो गई, अब हाफ हो गई, पर इसकी थिकनेस बढ़ गई, और थिकनेस बढ़ने का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बढ़ गया। ठीक है, तो लेंथ क्या किया था उसने, फोल्ड करने के बाद रेजिस्टेंस मुझे निकालनी है, ये R1 हो गई। ठीक है, फोल्ड करने के बाद जो लेंथ हो गई थी अब कितनी हो गई उसकी, L1 की हाफ हो गई। अगर मान लो पहले अगर वो 10 मीटर लंबा वायर था तो उसको फोल्ड किया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, 5 लेंथ हो जाएगी उसकी पूरी। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हुआ जी, थिकनेस बढ़ गई, तो किस फैक्टर से, उसी फैक्टर से, यानी कि अगर इसको डबल हाफ करते हो तो ये एरिया डबल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस निकाल दो, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, क्योंकि वायर तो वही है ना, उसी के साथ जो किया है आपने किया है, तो रेजिस्टिविटी पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। ठीक है, तो अब लेंथ कितनी हो गई जिसकी, L1/2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया जी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 2A1। अगर इसको आप सोल्व करते हैं तो रो, ये 2/4 हो जाएगा, तो रो L1/4A1, इसको थोड़ा सा सही से लिखोगे तो रो L1/A1। तो अब इसको ध्यान दो, ये किसके बराबर है, R1 के बराबर है। किसके है जी बराबर, ये R1 के। तो ये अब आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, R2 इक्वल टू में 1/4 R1, और R2 इक्वल टू में 1/4 R1 की वैल्यू कितनी है, 6, तो 2 3 जा और 2 2 जा। ठीक है, तो कितनी हो गई, 1.5 ओम रेजिस्टेंस। तो यानी कि इतना करने के बाद में आपका रेजिस्टेंस क्या हुई, चेंज हो गई ना। हम बार बार बात कर रहे हैं कि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होगी, तो ये था। फिर हमने लेंथ और फोल्ड करके हमने लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज किया, तो रेजिस्टेंस भी कितनी हो गई, चेंज हो गई। तो आपका आंसर कितना है, 1.5 ओम। ठीक है बच्चों, तो आज आपके न्यूमेरिकल ये बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट न्यूमेरिकल्स है आपके। अगर आप इन न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस या ये जो न्यूमेरिकल्स है कहीं से भी आते हैं तो आप अटेम्प्ट कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। दूसरी बात, अब मैं आपके पास एक नई पीडीएफ सेंड करूंगा जिसमें आपके थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसमें लगभग आपके 40 to 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उनको मैं जैसे मान लो 10 MCQ दे दूंगा, 10 2 मार्क्स वाले हो गए, 10 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स वाले हो गए, 10 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स वाले हो गए, और 10 आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो ये भी अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया क्लास नंबर 6 तक, जो भी मैंने पढ़ाया है क्लास नंबर 6, यानी कि ये जो वीडियो हो जाएगी ये आपकी 7 तक हो जाएगी। तो 7 के बाद आपकी जो पीडीएफ मैं दूंगा आपको विद इन 2 डेज उसको सोल्व करके मेरे पास सेंड करना होगा, ताकि मैं चेक कर सकूं कोई किस किस बच्चे ने अपना होमवर्क किया है। अगर आप किसी बच्चे को भी डाउट आता है तो मैं 2 दिन बाद उन्हीं पीडीएफ पे जो क्वेश्चन दिए हैं उन्हीं की एक ट्यूटोरियल बना के आपको सेंड वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप प्लीज इन वीडियो को और अपनी स्टडी को रेगुलर रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।